एबीवीपी में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ वो सुरेंद्रन जी का कारण आया। हम एबीवीपी भी सक्सेसफुल हुआ है, भारतीय मजदूर संघ भी सक्सेसफुल होंगे। तो विश्व में सबसे बड़ा समस्या है ठेका मजदूर। ठेका भारत के लिए सूटेबल नहीं। तो हरियाणा सरकार ने एक मॉडल बनाया है जो हमको बहुत स्पष्ट है, भारतीय मजदूर संघ का हर लेवल पर आप परमानेंट नौकरी। भारतीय मजदूर संघ ने कैसे स्वतंत्रता बजाय रखा राजनीति पक्ष का अंग नहीं बनना चाहता कि ये नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन बीएमएस है। कि आप कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है, ये नहीं है। वी आर ऑल वन एज इंडियंस। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ उसमें अमेंडमेंट किया है। सरकार जल्दबाजी निर्णय को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। महिलाओं को ये अपना कैसा भागीदारी बीएमएस में है और कहीं मजदूर या कर्मचारी को अन्याय हुआ तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लेबर कोड ला रहा है। वेज कोड, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा का का विरोध राजनीतिक पॉलिटिकल विरोध होता है और आप लोगों का सिद्धांत का होता है। सरकार का स्टैंड भी ठीक नहीं है। साथियों नमस्ते। साथियों, मजदूर माइक के एक स्वतंत्र अध्याय में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया है कि ये जो मजदूर माइक है ये श्रमिक का आवाज है। तो आज देश नहीं समग्र विश्व का सबसे बड़ा मजदूर का जो आवाज है वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों, हमारा सौभाग्य है कि भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन जी हमारे साथ हैं। साथियों, बी सुरेंद्रन जी उन चुनिंदो नेताओं से है जिन्होंने अपने सारा जीवन श्रमिक के उत्थान, संगठन की विस्तार एवं राष्ट्रहित के लिए संपूर्ण जीवन त्याग किया है। साथियों, बी सुरेंद्रन जी सरल जीवन, गहरी संगठन दक्षता, गहरी वैचारिक निष्ठा, पूरी जीवन उनका इसी में रहा है। पूरा उनका जीवन भारतीय मजदूर संघ की कार्य पद्धति को दर्शाता है। तो आइए स्वागत करते हैं मजदूर माइक की इस स्वतंत्र अध्याय में श्री बी सुरेंद्रन जी का। सुरेंद्र जी, मजदूर माइक के स्वतंत्र अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद स्वागत करने के लिए। जी सुरेंद्रन जी, भारतीय मजदूर संघ आज विश्व के सबसे बड़े श्रमिक संगठन है और ये जैसे राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित की विचार को लेकर चलता है। आज का तारीख में भारतीय मजदूर संघ ने कैसे स्वतंत्रता बजाय रखा है? भिन्न भिन्न ट्रेड यूनियनों को, मजदूर संगठन को इनका एक विचारधारा रहता है। हम भारतीय मजदूर संघ राजनीति पक्ष का अंग नहीं बनना चाहते हैं। हमारा विश्वास है सत्ता बहुत कुछ कर सकते हैं मगर समाज परिवर्तन नहीं कर सकता है। और जितना राजनीति आधारित ट्रेड यूनियन शुरू होता है उतना मजदूरों का एकता कमज़ोर होता है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का संपूर्ण एक चिंतन है, मजदूर संगठन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मजदूर हित के लिए काम करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ रहा है। हम आज तक किसी पार्टी का अंग नहीं बनाते हुए हम लोग आज तक एक सक्सेसफुल मॉडल समाज के सामने, दुनिया के सामने। जैसे ने आपने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन बीएमएस है, तो जैसे कि बीएमएस 1955 में हुआ और बाद में हुआ और उससे पहले भी श्रमिक संगठन थे और हम देख रहे हैं वो जो अलग संगठन है उसमें कई बार मतलब भाग हुआ उसमें, पर बीएमएस जैसे शुरू हुआ था आज तक उसका विभाजन नहीं हुआ। मुझे लगता है इस विषय में आप ट्रेड यूनियन को नहीं देखना है जी। जिस पॉलिटिकल पार्टी में विभाजन हुआ उसके आधार पर ही ट्रेड यूनियन विभाजन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से पहले एक बड़ा विभाजन हो गया, ये सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया करके, उसके आधार पर एआईटीयूसी यूटीयूसी हो गया। एआईटीयूसी बाद में और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में डिवीज़न आया, तब मार्क्सिस्ट पार्टी चला, तब एआईटीयूसी डिवीज़न हो गया, सीआईटीयू आया। जब पॉलिटिकल पार्टी में और कुछ विभाजन हो गया तो वो आप लोगों के लिए माओइस्ट एक्टिविटी बढ़ा, उनका ट्रेड यूनियन हो गया। जैसे तमिलनाडु में केस बहुत अच्छा केस होता है डीएमके का। डीएमके एक संगठन था, उनका एक पार्टी लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट बन गया। डीएमके स्प्लिट होकर एडीएमके हो गया और एक संगठन बन गया। डीएमके स्प्लिट हो गया, एमडीएमके बना,
उनका एक संगठन हो गया। इसी तरह का कांग्रेस पार्टी में भी डिवीज़न हुआ, इन तक भी डिवीज़न हो गया। तो राजनीति पार्टी में जो डिवीज़न आया है वो ट्रेड यूनियन में भी डिवीज़न आया है। इसीलिए ये बेसिकली समस्या राजनीति पार्टी का है। ट्रेड यूनियन में इनका स्वायत्तता कम रहता है। जी, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ ये राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित, इसमें से ये जो ताल मेलाव रखना, मतलब राष्ट्र के हित को देखते हुए, उद्योगों को हित को देखते हुए श्रमिक का हित करना, ये तीनों में तालमेल कैसे भारतीय मजदूर संघ रख पाता है? देखिए, जब देश ठीक है, अखंड है, शांति है, तभी उद्योग आता है। उद्योग ठीक चले तब मजदूरों के लिए मजदूरी मिलता है, नौकरी मिलता है। इसलिए ये तीनों के लिए एक अविनाभाव संबंध रहता है, राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित। अभी पाकिस्तान है हमारा बाजू में, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ जिस तरह का एक राजनीतिक उथल पुथल हुआ, देश ही सिचुएशन नहीं है। जब देश ही नहीं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नहीं आएगा। भारत में भी इसी तरह का हुआ था, जहाँ जहाँ उग्रवादियों का पीड़ा बहुत ज़्यादा था या नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ कोई विपरीत नहीं हुआ। तो देश ठीक रहेगा तब उद्योग रहेगा। उद्योग ही बंद हो गया तो नौकरी को नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ उस तरह का हमारा चिंतन है, देश हित प्रमुख होना चाहिए, बाद में उद्योग, बाद में मजदूर। तो ये एक्चुअली हमारा विचार का पुष्टि है। इसीलिए हम लोग इसी विषय में काम करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर का इंसिडेंट हो गया, तुरंत हमारा जो प्रतिरक्षा में काम करने वाला हमारा मजदूर संगठन तुरंत निर्णय कर लिया कि हम लोगों ने ओवर टाइम काम करेंगे, ओवर टाइम पैसा नहीं लेंगे। हम लोगों ने कोई सभी को छुट्टी लेकर रद्द करके सब आकर हम लोगों ने नौकरी में ज्वाइन होना, ये हमारा निर्णय था। ये जब देश के लिए काम करने का एक स्वाभाविक रूप होता है। इसका पहले पहलगांव में अटैक हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस में भारतीय मजदूर संघ अकेला यूनियन है। जब वहाँ अटैक हो गया, हमला हो गया, लोगों को वापस लक्ष्य लाना था, तुरंत हमारा यूनियन डिक्लेयर कर दिया सभी लोग ड्यूटी में जाना। जब तक वहाँ शांति स्थापना रहेगा तब तक हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करके काम करेंगे, ओवर टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ शांति आने के बाद ही फ्लाइट जा सकता है। ये विचार को वास्तव में आचरण में लाने वाला संगठन है। इसके लिए ये हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जैसे आप बोल रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ उसी टाइम पे बोलता है देश हित में करेंगे काम कर लेंगे पूरा दाम। ये जो वैचारिक भावना बीएमएस के साथ जुड़ा है। एक वैचारिक भावना माने इसीलिए होता है, एक जमाने में वो ठीक था, अब नहीं होता है, एक जमाना नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय कर लिया हमारा विचार के रास्ते में हम जाएंगे। कहीं मजदूर या कर्मचारी को अन्याय हुआ तो उसके खिलाफ लड़ेंगे, देश के हित में काम करेंगे। हित में काम करने के संदर्भ में यदि आपको ठीक वेतन नहीं देगा, आपके लिए कार्यस्थल का कंडीशन ठीक नहीं रहा, आपके लिए अलग तरह दबाव रहेगा, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए देश हित भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रामुख्यता रहता है। इसी तरह का मजदूर हित, ये दो लोगों को संतुलन करके जाने वाला संगठन बीएमएस है। जी सुरेंद्र जी, जैसे कि हम सबको पता है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लेबर कोड ला रहा है। ये चार लेबर कोड के बारे में बीएमएस क्या सोच रखता है? ये 4 लेबर कोड सेकेंड लेबर कमीशन करके हुआ था। उस समय में ये सबका रिकमेंडेशन के कारण ये एक्चुअली लेबर कोड आया है। इसको सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बोलता है। वो सेकेंड लेबर कमीशन में आईएनटीयूसी का आज का जो बड़े नेता श्रीमान संजीव रेड्डी जी, भारतीय मजदूर संघ का हमारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सज्जीनारायण जी, दोनों सदस्य थे। वो लोग लेबर कोड को सरलीकरण के रिकमेंडेशन किया है, उसी के आधार पर चला है। अब जो भारत सरकार ने 4 संहिता लाया है, भारतीय मजदूर संघ 2 संहिता को हम लोगों ने समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों ने वेज कोड, वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा का संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड, ये दोनों संपूर्ण मजदूरों का हित में है। और वेतन संहिता में लगभग उसके लिए ये सहमति भी बनाया है। और भारत सरकार ने करोड़ों लोगों को असंगठित क्षेत्र मजदूरों के लिए हित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोड लाया है। इसलिए हम सरकार को बोल रहे हैं, तुरंत ये दोनों कोड को आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, बिना संकोच लागू करो। 2 कोड जो है, वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन
उसके बारे में और औद्योगिक संबंधों के बारे में OSH कोड उसको वर्किंग कंडीशन में हम इस दोनों के लिए संपूर्ण विरोध कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा जो विषय जो है वो मजदूर कर्मचारी का हित में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग करते हैं। जैसे आप लोगों को वर्किंग इसमें यह ठेका प्रथा को उन लोगों ने लीगलाइज करता है भिन्न भिन्न पर, हमने इसके समर्थन में नहीं है। ये एक जिस तरह का IR कोड जो है मजदूरों इसका मालिकों के नियोक्ताओं को कब भी फैक्ट्री को ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये करता है। और स्ट्राइक जो करने का हमारा अधिकार है उसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई सरकार छीन नहीं सकता है। सो उसके आधार पर उसके लिए हनन करने के लिए कोशिश करता है, इसको हम खिलाफ है। इसलिए ऐसा जो मजदूर विरोधियों को हम लोग उसको अपोज कर रहे हैं। इसलिए सरकार उनके बारे में और 2-3 राउंड चर्चा करे, उसको भी करे। इसीलिए हम लोग दो को समर्थन है, 2 को खिलाफ है। बाकी ट्रेड यूनियन क्या कर दिया, 4 का 4 हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। भारत सरकार का निर्णय क्या है, 4 का 4 हम लोग क्रियान्वयन करते हैं, वो भी सुनने का नहीं है। ये दोनों विचार गलत है। सो हमारा बोलते हैं मध्य मार्ग हम सोचना पड़ेगा, 2 अच्छा है मजदूर के हित में, वो क्रियान्वयन करे, ये हमारा डिमांड है। पिछले दिनों हम लोगों ने सब देखा कि ये चारों को विरोध करते हुए अलग जो ट्रेड यूनियन है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, उन्होंने एक बंद का मतलब घोषणा की। जो पद्धति है ये उनका विरोध राजनीतिक पॉलिटिकल विरोध होता है और आप लोगों का सिद्धांत का होता है। ये दोनों के बीच क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, एक है लेबर इश्यूज के बारे में, लेबर पॉलिटिक्स, वो अलग है। इस भारत सरकार ने 4 को 4 लागू करेंगे ऐसा बता के बैठा था। सरकार का स्टैंड भी ठीक नहीं है। बाहर हमारे लिए त्रिपक्षीय वार्ता यहाँ चलता है, इसलिए त्रिपक्षीय वार्ता के अनुसार 1 को 2 बार भारत सरकार का जिम्मेवारी होता है मजदूर संगठनों को नेताओं से बार बार बात करके उसको लागू करने का प्रयास। मुझे लगता है सरकार की ओर से जितना प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास गत 1 साल में नहीं हुआ है। हम भारत सरकार को वही बोल रहे हैं, बार बार बुलाइए, संगठनों को व्यक्तिगत रूप से बुलाइए, सामूहिक रूप से बुलाइए, उनका विचार सुनिए, बाद में हम लोग काम करना है। कुल मिला के देश में ये 2 कानूनों को लागू करने के लिए भारत सरकार तुरंत एक्शन में आना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम लेबर कोड के बारे में बात कर रहे थे, अभी उड़ीसा में, हम लोग उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में जो राज्य सरकार है उन्होंने शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ उसमें अमेंडमेंट किया है और वो जो है उनमें वर्किंग आवर को उन्होंने बढ़ाया है, महिला को उन्होंने मतलब काम करने का, नाइट शिफ्ट करने का वो ये किया है उनकी अनुमति से, और इन्होंने जो कैपिंग है ओवर टाइम का उसको भी बढ़ाया है। ये सब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, थोड़ा उड़ीसा सरकार बहुत जल्दबाजी कर लिया। उड़ीसा सरकार का ये जो वेतन का काम के घंटे बढ़ाने का भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल अपोज करता है। ये उनका बस का बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ILO का स्टैंडर्ड है, ये नॉर्म्स को अपोज करता है। ये सरकार जो है केवल 8 घंटे का काम को हम 10 घंटा करेंगे, 10 घंटे को 12 तक करेंगे, ये स्टैंड ही गलत था। यदि सरकार का इस विषय में वो लोग सिंसियरली करना है तो वो भारत या उड़ीसा में अलग अलग ट्रेड यूनियन संगठनों से बातचीत करके 1-2 जगह चर्चा करके वो लोग उसको आगे लाना था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोटिफिकेशन करने का इतना ज़रूरत क्या है? ये सरकार का आर्गुमेंट है। हम लोगों ने वेबसाइट में हमारा गजट नोटिफिकेशन डाल दिया है, ये यही इतना सही ठीक नहीं है। आप गजट नोटिफिकेशन एक छोटा पार्ट है और प्रेस स्टेटमेंट एक पार्ट है। सरकार क्यों चर्चा नहीं करता है? और जो है 8 घंटे का सरकार का बहुत सारा उसमें प्रश्न है। 10 घंटे का हर दिन काम, सप्ताह में 48 घंटे का काम, माने वो 5 दिन का समझना है। और एक जगह में बोलता है नोटिफिकेशन में 12 घंटे तक भी काम कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? 10 घंटे तक ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे 12 घंटे करने से। ये है, ये स्टैंड 12 घंटे काम का गलत है। ये प्रयास जो है पहले तमिलनाडु सरकार किया, DMK सरकार, वहाँ अपोजिशन का वापस ले लिया। कर्नाटक सरकार किया, वो लोगों ने अभी पेंडिंग रखा है। झारखंड सरकार किया, अभी BJP सरकारों ने शुरू कर दिया है। सारे सरकारों ने गलत रास्ता चुना है। हम लोग बिल्कुल इसका अपोजिशन है। अभी उड़ीसा का प्रदेश कार्य समिति भारतीय मजदूर संघ
इस कोड को, ये सुधार जो है इसको रिजेक्ट कर दिया है और वो राज्य स्तर का बड़े लेवल पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यही एक रास्ता है। सरकार जल्दबाजी निर्णय को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रंजन जी, अभी एआई का ज़माना आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, इसमें जो मजदूरों का नौकरी जाने का खतरा है, इसको भारतीय मजदूर संघ किस तरह से देखता है? देखिए, एआई के बारे में स्पष्ट कल्पना बहुत लोगों का नहीं है। एआई कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, ये केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अकेला नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल करके बोलते हैं, माने एमएल मशीन लर्निंग प्लस आईओटी इंटरनेट ऑफ टाइमिंग्स, बाद में जो है रोबोटिक सिस्टम, ये सभी मिलके एक नया तरह का टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी के कारण नया तरह का नौकरी मिल रहा है, नया नया अभी का जो है वो लोगों को नौकरी लेकर जाता है। तो इसीलिए उसके लिए स्पष्टता, भारतीय मजदूर संघ का व्यू पॉइंट है, कुछ जगह में एआई चाहिए, जैसे ग्लास टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस ए है। इस तरह का कुछ जगह में उनके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। जहाँ मानव मात्र से कुछ काम नहीं होगा वहाँ ज़रूरत है, मगर बैंक में नोट्स गिनने के लिए एआई का ज़रूरत नहीं, आदमी चाहिए। अल्टीमेटली हमारा देश में यहाँ मनुष्य केंद्रित इकोनॉमी आना चाहिए। टेक्नोलॉजी मनुष्य को रिप्लेस नहीं कर सकते, और जो मशीन मनुष्य को नौकरी को रिप्लेस करता है वहाँ वो लोग हमको स्वीकार नहीं होता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ज़्यादा वो होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चर्चा चलता है, आईएलओ का सेमिनार में भारतीय मजदूर संघ ये विषय स्पष्ट रूप से उठाया था। जब 2023 में G20 का अंतर्गत लेबर 20 हुआ, लेबर 20 में, सिविल 20 में, बिजनेस 20 में, वुमेन्स 20 में, साइंस 20 में, युवा 20, यंग 20 में, हर जगह भारतीय मजदूर संघ विषय उठाया था। हमने एक ही किया, एआई को नियंत्रण करना है। द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये रेगुलेशंस दुनिया का रहने वाला 190 देशों ने रेगुलेशंस लाना ही चाहिए, नहीं तो अनियंत्रित कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक कुछ सीमा है, वो एक फूल बना सकते हैं मगर फूल में सुगंध नहीं बना सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बेस्ड है, आपको ठीक डाटा नहीं है वो आगे नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ लेवल पर एसेंशियल, कुछ जगह पर नॉन एसेंशियल, उस तरह का एक रेगुलेशन चाहिए। ये हमारा क्लियर कट स्टैंड है, हर लेवल पर होगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में दुनिया का देश बीएमएस रास्ता ही पकड़ कर आएगा। जैसे आप अभी बात हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय की, तो L20 की बात आपने की, तो हमने सबने देखा L20 का जो प्रेसिडेंसी भारतीय मजदूर संघ ने किया। अभी जो इंटरनेशनल स्टेज में जो श्रमिक संगठनों का आंदोलन वो कमजोर हो रहा है, उसी संदर्भ में बीएमएस भारत में आगे बढ़ रहा है। तो बीएमएस को आप इंटरनेशनली कैसे देखते हैं? आगे बीएमएस ये जो अन्य देशों हैं उनको क्या बोलना चाहेगा? ये मजदूर आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है, मजदूर आंदोलन रूपांतर हो रहा है। इट इज चेंजिंग इट्स डायमेंशंस। तो ये एक अंतर, एक अलग है। बहुत बार मीडिया, पॉलिसी मेकर्स केवल संगठित क्षेत्र को देखकर बात करता है। संगठित क्षेत्र, भारत का केस में संगठित क्षेत्र जो है केवल 7% है, असंगठित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। वहाँ के जो यूनियंस काम करता है, वहाँ के लिए अलग अलग एफर्ट्स है, वो बहुत सारा विषय बाहर नहीं आ रहे। क्यों? माने ये राइट बेस्ड अप्रोच से यहाँ काम नहीं चलता है, यहाँ सर्विस बेस्ड अप्रोच चलता है। सेवा दृष्टि से काम करने से यहाँ काम है, सेवा दृष्टि से ही लड़ना पड़ता है। भवन निर्माण लोग मजदूर मर रहे हैं, भारत में बीडी वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है, इसी तरह का लोग हैंडलूम वर्कर्स, बुनकरों का लड़ाई चल रहा है, और मछुआरों ने लड़ाई कर रहे हैं। वो सभी बाहर नहीं आ रहे क्योंकि ये विजिबल, मतलब दिखने के जल्दी बाहर दिखता नहीं है, इसलिए रूपांतरण हुआ है। वो रूपांतर देखना पड़ेगा। और भारतीय मजदूर संघ इस तरह का जो चेंजिंग, बदलते हुए श्रम जगत में एक नया तरह का आंदोलन का प्रक्रिया शुरू किया है। हम लोगों ने
आंदोलन भी करता है, हर विषय के लिए समाधान भी देता है। भारत में हम लोगों ने 3 जो स्टील उद्योग का हम लोगों ने निजीकरण होने से बचा दिया। वो लोग हम बड़े आंदोलन नहीं किया, हर जगह पर बीएमएस का एक बड़ा टीम बंगाल का दुर्गापुर में, तमिलनाडु का सेलम में, कर्नाटक का भद्रावती में घूमा, अलग अलग लोगों से बातचीत किया, ट्रेड यूनियन से बात किया, अपोजिशन से बात किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात किया, मैनेजमेंट से बात किया। इसके लिए वैकल्पिक समाधान क्या है, किस तरह का एक बार उसको पब्लिक सेक्टर का हम लोग बचा सकते हैं करके हम लोग अल्टरनेटिव दिया। अल्टरनेटिव देने के बाद में स्टील अथॉरिटी से चर्चा हुई, मिनिस्ट्री से चर्चा हुई, लगातार 3 साल के लिए लगातार प्रेशर दबाव के कारण आज भारत सरकार ने 3 तरह का जो निजीकरण का पक्ष में गया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील उद्योग को वापस ले लिया। अभी वो सब सरकार कर रहे हैं। ये आंदोलन का नया स्वरूप है, इसलिए यहाँ के इसको बहुत बार समझ में नहीं आता। इसलिए चेंजिंग रोल्स, बदलते हुए हमारा भूमिका, बदलते हुए स्वरूप, बदलते हुए ट्रेड यूनियन का एक तरह की समाधान केंद्रित आंदोलन, ये एक्चुअली विषय है। इसलिए हम लोगों का स्पष्ट ये रूपरेखा के कारण जाने के कारण हमारा आंदोलन की दिशा अलग है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि भारत के सबसे ज़्यादा जो श्रमिक क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, तो भारतीय मजदूर संघ उस क्षेत्र में जाने के लिए उन जो क्षेत्र में जो श्रमिक है उनके लिए क्या सोचता है? देखिए, भारत में हम लोगों ने लगभग 21 क्षेत्र में भिन्न भिन्न एरियाज में काम करते हैं। जैसे चाय बागान क्षेत्र है, चाय बागान क्षेत्र में आजकल एक नया तरह का समस्या आया है। पुराना हो गया वो सभी काट लेता है, नया आने में देर होता है। और चाय बागानों में वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव, माने ज़्यादा श्रम केंद्रित है, इसीलिए आप उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है। मालिक लोग उसको बंद करके निजी उद्योग में जाना चाहते हैं। हम लोग इसके लिए रोकने के लिए कोशिश किया। वो चाय बागान हो सकता है, बीड़ी मजदूर हो सकता है, भवन निर्माण मजदूर हो सकता है, और आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स हो सकता है, एम्बुलेंस वर्कर्स हो सकता है, मंदिरों में काम करने वाले मजदूर हो सकता है, बुनकर हो सकता है। इन सभी को भारतीय मजदूर संघ संगठित कर रहे हैं, उस क्षेत्र में संगठित कर रहे हैं। संगठित करके उधर उन लोगों के लिए बात करना, जैसे आप हेडलोड वर्कर्स हैं, बहुत बड़े लेवल पर हमारी लोगों ने इतना बड़ा वजन लेकर घूमते रहता है। उन लोगों को बड़ा समस्या क्या होता है, उनका जो बढ़ने वाला का एक एक बोरी का साइज अलग था। हम लगातार खुशी में काम किया, अब क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन आया है। मगर इसी तरह का भवन निर्माण में लोडिंग वर्कर्स रहता है, वो लोग करते करते शाम होने से दारू पीने के लिए चले जाता है। तब उन लोगों के लिए हम लोगों ने डी एडिक्शन सेंटर चलाया। ये नया टाइप ऑफ वर्क है। जैसे गारमेंट वर्कर्स से, टेलरिंग वर्कर्स से, वो लोगों ने घरेलू में वो बनाता है, तो भारतीय मजदूर संघ ने कुछ जगह बात किया, स्थानीय मार्केट को और उसको लिंकेज किया, बड़े बड़े शॉप को लिंकेज किया। वो बोलते हैं आपको जिस तरह का चाहिए आपका डिज़ाइन बना दीजिए, कटिंग करके दीजिए, वो लोग सिला के देता है। इसीलिए जो मटेरियल आपको चाहिए आपको सस्ते में मिलता है और इन लोगों को पैसा मिलता है। जो कंज्यूमर, जो लोग एक्चुअली जो बनाता है, ग्राहक है, उनको पैसा कम सस्ते में अच्छा माल स्थानीय मिलता है। इस तरह का एक्टिविटी डायमेंशंस हम लोग बदल रहा है। इसके कारण असंगठित क्षेत्र में हमारा बहुत तेजी से भारतीय मजदूर संघ बढ़ रहा है। घरेलू कामगार में महिला लोग काम करता है और उन लोगों के लिए काम करने के संदर्भ में भिन्न भिन्न तरह का प्रॉब्लम्स आता है, और उन लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच करना पड़ता है, उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स गेम्स करना पड़ता है, और उन लोगों को भी भगवान के ऊपर श्रद्धा रहता है। हम उन लोगों के लिए अलग अलग त्यौहार संगठन के ओर से हम लोग बनाते हैं। इसके कारण उन लोगों को बोलते हैं संगठन माने अकेला केवल नहीं, हमारा इंटरनल जो अंतर्गत शक्तियाँ भी बाहर लाने का कोशिश करता है। इस तरह का काम असंगठित क्षेत्र के काम सक्सेस होने के लिए ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन मेथोडोलॉजी, जो परंपरागत एक सोच है, उससे हटकर हम लोगों ने सोचना पड़ेगा। उस तरह का कार्यक्रम रचना करने में भारतीय मजदूर संघ सफल हुई है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जैसे कि अभी आंगनवाड़ी और आशा की बात आई, तो बीएमएस महिलाओं को
ये अपना कैसा भागीदारी बीएमएस में है और उनका जो समस्या है किस दृष्टिकोण से देखता है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ में महिला विंग नहीं है। हमारा जो हर जगह में हर अखिल भारतीय फेडरेशन जो औद्योगिक फेडरेशन आता है उसका उपाध्यक्ष और एक महामंत्री महिला ही होना चाहिए। कार्यकारिणी में पक्का महिला होना चाहिए। प्रदेश के लिए भी महिला होना चाहिए। इस तरह का हर लेवल पर महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। केवल पोस्ट पे नहीं है। आज भारतीय मजदूर संघ भारत में अकेला संगठन है जिनका प्रदेश का अध्यक्ष या महामंत्री महिला है। जैसे हमारा पंजाब है, दिल्ली है, बाद में हमारे लिए छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, अंडमान से, यहाँ के पूरा प्रदेश अध्यक्ष महिला है। वो महिलाओं का अध्यक्ष नहीं है, एंटर महिला को पुरुष को समस्त लोगों का अध्यक्ष है। जनरल सेक्रेटरीज वो भी महिला है। जम्मू कश्मीर का भी है, इसी तरह का मणिपुर का भी है। दे आर द लीडर्स। वो इसी तरह का भिन्न भिन्न फेडरेशनों में हम उनको आगे लेते हैं। नेतृत्व में हम लोग भारतीय मजदूर संघ बहुत स्पष्ट रीति से महिलाओं का नेतृत्व कर्तृत्व इनको हम लोगों ने रिकग्नाइज करते हैं। इसीलिए उन लोगों को समान स्तर से आगे लेकर आता है इंटरनेशनल फोरम्स में। जैसे ILO ऐसे जैसे इसमें हम लोगों ने खास करके 50% महिला डेलीगेट्स को भेजते हैं। उनको आगे लाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे हम असंगठित क्षेत्र का बात कर रहे थे, एक गिग वर्कर प्लेटफॉर्म जो ओला उबेर ये सब करते हैं, उनके लिए बीएमएस का क्या सोच है? देखिए, ये गिग प्लेटफॉर्म गिग के बारे में सरकारों को क्लैरिटी नहीं है। प्लेटफॉर्म के बारे में क्लैरिटी है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर जो काम करता है उन लोगों का है। तो जैसे हम लोग उनको सहजता से संगठित करते हैं, जैसे आप लोगों ने ओला उबेर ड्राइवर्स, हमारा बाकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लोग ये भी ऑर्गेनाइज होता है। मगर इनका क्या है, इन लोगों को कुछ विशेष टाइप का समस्या है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स में खास करके डिलीवरी बॉय से उसमें भी अलग अलग है। जो ओला उबेर को बोलते हैं मोबिलिटी सर्विसेज, और ये जो है गिग स्विगी जोमेटो उन लोगों को बोलता है आप लोग डिलीवरी बॉयस। और घर में बैठ के काम करने वाला वो लोगों ने जो होम मेड वर्कर्स अलग अलग टाइप का है। जैसे आप लोगों के लिए एक ऑटो ओला उबर ड्राइवर को दिन में कितना ऑर्डर्स आता है नहीं मालूम है, कहाँ जाता है कहाँ वापिस आना नहीं मालूम है। इस तरह के विषयों के लिए उनको भी संगठित करना पड़ेगा। और उनका कमीशन बहुत ज़्यादा लेता है। कुछ जगह में तो ओला उबेर 35% लेता है, कुछ जगह में 40% लेता है। ये भयानक शोषण है। इसलिए हम लोग बोलते हैं शोषण मत करना। आपके लिए कितना चाहिए सर्विस चार्ज, 5% से 7% ले वो बस। आपको कौन अधिकार दिया है जी इतना पैसा करने के लिए? इसलिए सरकार को रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम स्पष्ट है भाई, आप लोगों ने इसको रेगुलेट करो, प्राइस रेगुलेट करिए। आप नॉर्मल ऑटो ड्राइवर को आप रेगुलेट करते हो 20-25 रुपये से ज़्यादा मिनिमम चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये कार्ड क्या है? तो इस तरह का कुछ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ये नया क्षेत्र है, नया क्षेत्र है, बढ़ते हुए क्षेत्र है। मगर भारत में क्या हो गया, विदेशों में जो माया मोह करके भारत सरकार ने जब भी असंगठित बात करे केवल गिग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये सही नहीं है। भारत में इसके बहुत बड़ा संख्या में एग्रीकल्चर लेबर है, कोई बात नहीं करता है। एग्रीकल्चर लेबर है, बीडी वर्कर्स से, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से, लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स से, स्ट्रीट वेंडर से, उन सबको छोड़ के केवल एक ही दृष्टि गिग प्लेटफॉर्म माने ये मॉडर्न, ये एक पक्ष का है। एक सिक्के का अदर साइड भी देखना पड़ेगा। सरकारों ने दोनों को समान रीति से उनको विशेष तरह का आद्यता प्राथमिकता देके आगे बढ़ना है। इसलिए हम गिग वर्कर्स का यूनियन बहुत जगह में शुरू किया है, डिलीवरी बॉयज में भी शुरू किया है। उन लोगों को लोकल राइट्स लेकर लड़ते हैं। सुरेंद्र जी, आज भारत में सबसे बड़ा, भारत के विश्व में सबसे बड़ा समस्या है ठेका मजदूर। हम लोगों ने देखा है हरियाणा में हरियाणा सरकार ने एक मॉडल बनाया है जो एक तरह का उनको प्लेटफॉर्म देता है, कुछ सुविधा देता है। तो ये ठेका प्रथा के बारे में बीएमएस का क्या? देखिए, ठेका भारत के लिए सूटेबल नहीं है। ठेका यूरोसेंट्रिक थिंकिंग है। भारत में एक नौकरी माने, एक व्यक्ति का नौकरी माने एक परिवार का नौकरी है। इसलिए भारत सरकार ने
नया आर्थिक नीति आने के बाद में जो उन लोगों ने एलपीजी पॉलिसी शुरू किया है, तब से ये ठेका प्रथा आया है। और ठेका को क्या करता है, नया नया शब्दों में, अच्छा अच्छा शब्दों में उपयोग करता है। किसी तरह का इसके लिए हम सहमति नहीं है। हमको बहुत स्पष्ट है भारतीय मजदूर संघ का, हर लेवल पर आप परमानेंट नौकरी दीजिए। मगर ये जितना बोलता है, हमारा आवाज़ उठता है, इतना आसान की बात नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए हमने बोलता है जो जो कंपनी में या एस्टेब्लिशमेंट में या सरकार में सीनियर मोस्ट एक 20 साल लोग काम कर लिया या 15 साल, कोई एक निश्चित करो। वो निश्चित करने के बाद में उनको आप रेगुलर करिए, परमानेंट करते जाइए। मान लिया 15 साल का आप क्राइटेरिया, 15 साल का ऊपर का सब लोगों को वन टाइम परमानेंट दे दीजिए। 11 साल से 15 साल का बीच में करिए, 6 साल का, और इस तरह का एक एक फेज वाइज इन लोगों ने उनको परमानेंट करना ही चाहिए। अभी जो सरकार गलत रास्ते में, ये चलेगा नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा ठेका होने के कारण औद्योगिक संबंधों का बीच में भी बड़ा समस्या आया है। वो लोग बोलते हैं हमारा कभी भी मालिक हमको निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या है। तो एक क्या, दूसरा ये नया तरह का शोषण। बहुत सारे ठेकेदार लोगों ने सरकार के पास में ठेका लेता है, वो ठेका लेकर क्या बोलेगा, 18,000 रुपया उधर से लेगा और वर्कर को देता है 15,000 रुपया। वो 15,000 रुपया में कुछ जगह में बहुत इंटेलिजेंस लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसा बैंक में डालते हैं, मगर बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड सभी ठेकेदार के पास रहता है। ये एक नया तरह का शोषण है। देखने के लिए रिकॉर्ड में सब ठीक रहता है, वास्तव में एक नया तरह का, आप एंटायर रेलवे में यही चल रहा है। इसे सरकार का देखने का नजर करना पड़ेगा। हरियाणा ने एक प्रयोग किया, हरियाणा ने प्रयोग किया, तेलंगाना सरकार ने प्रयोग किया। एक सरकार, उसका आइडिया क्या है, सरकार के एक ठेकेदार बन जाता है। माने एक नया तरह का कॉरपोरेशन बना दिया। हरियाणा सरकार ने एक कॉरपोरेशन बना दिया, सभी लोगों को कॉरपोरेशन द्वारा वो लोग नौकरी देता है। वो एक एफर्ट्स है, और इसका रिजल्ट कैसा है और थोड़ा समय 2-3 साल देखना पड़ेगा। तेलंगाना सरकार ने भी इसी तरह किया था, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने भी किया था। इसलिए कुछ सरकारों को ये क्यों कर रहे हैं, सरकारों को लग रहा है ठेकेदार लोग बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। मान लीजिए सरकार एक छोटा नौकरी के एक काम के लिए 22,000 रुपया ठेकेदार को देता है। 22,000 देने के बाद में पूरा पैसा नहीं जाता है उनके लिए, वो बीच में काट लेता है। जब बीच में काटने का सरकार क्यों आप काटना है, मैं ही रिक्रूटमेंट करूँगा, वो ठेकेदार रहता है 11 महीने का, कुछ महीने का। हम सीधा पैसा देने से डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम द्वारा वर्कर को ज़्यादा पैसे मिलता है। इस तरह का वो एक स्वागतार्ह मूव है, इट इज़ द मोस्ट वेलकमिंग स्टेप। सो ऐसा कुछ अलग अलग प्रदेशों में, अलग वहाँ के स्थानीय स्थिति के आधार पर कुछ इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं उसको स्टडी करो, आपका स्टेट के अनुसार का आपका स्टेट में लागू करिए। एक के एक कॉपी करने कभी भी सूट नहीं होता है, क्योंकि हरियाणा न दिल्ली का नज़दीक होने के कारण एक 20% 30% के इंडस्ट्री वहाँ रहने के कारण उनका पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वही पेइंग कैपेसिटी छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, झारखंड, बंगाल को है क्या, माने ये प्रश्न है। इसीलिए हम लोगों ने वो स्वागतार्ह है, वी हैव टू वेलकम इट, हम लोग उसके समर्थन में हैं, मगर वही फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट नौकरी एक ही लक्ष्य है। रंजन जी, स्थानीय समस्या का बात आया तो उड़ीसा में माइग्रेंट लेबर एक सबसे बड़ा इशू है। ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ क्या सोच रखता है? देखिए, उड़ीसा का लगभग आपका 18-20 साल से उड़ीसा का माइग्रेशन लेबर, ये प्रवासी बहुत शुरू हो गया। आज का दिन में कुछ प्रदेशों में उड़ीसा के लोग बहुत डोमिनेट करते हैं। वो केरला हो सकता है, मुंबई हो सकता है, गुजरात हो सकता है, थोड़ा मध्य प्रदेश में हो सकता है। इसीलिए ये एक्चुअली इतना बड़ी लेवल पर इधर खास करके वेस्टर्न उड़ीसा से ज़्यादा पलायन है, बाहर जो जा रहे हैं। थोड़ा इस सरकार भी कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने अलग अलग प्रदेशों में उड़ीसा मजदूरों को संपर्क करके उन लोगों के लिए कुछ केस करने के लिए केसेस किया। जैसे केरल में हम लोग संगठित किए। केरल में मजदूरों को संगठन, हमको भाषा नहीं आता है, नहीं उड़ीसा केरल लोगों को हिंदी नहीं आता है, उड़िया नहीं आता है,
वरिया लोगों को और कुछ भाषा नहीं आता है। इसीलिए उड़ीसा का भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता वहाँ केरल में गए, पेरुम्बावूर में गए, एर्नाकुलम में गए और ऐसे जगह में जाकर उन लोगों ने संगठित किया, उनका समस्या समझा। लोकल लोग बहुत बार क्या होता है, उनके पास पत्र नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाइए। कुछ ऐसे स्थिति है कुछ प्रदेशों में, उन लोगों ने केरल में ही पुलिस स्टेशन में जाकर पहले कम देना था, मैं नक्सल नहीं हूँ। इसको बीएमएस ने बहुत स्ट्रांगली अपोज कर दिया। हर व्यक्ति को आप नक्सल क्यों ब्रांडिंग करते हैं, इस तरह का विषय है। अब वहाँ के सरकारों के साथ हमने अपील किया, इन लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन में अच्छा ये करिए। बेंगलुरु के पास में बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, हम इंडस्ट्रियल एस्टेट का इंडस्ट्री ओनर के सामने विषय रखा, कृपया इन लोगों के लिए कॉमन रेसिडेंशियल शेड्स बना दीजिए। कॉमन रेसिडेंशियल बड़े लेवल पर आप बनाओ, नहाने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, रोड ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करें। करने के जिस इंडस्ट्री में जाइए वहाँ से वो लोग जा सकता है। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने कुछ काम किया, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, मगर ये होना चाहिए। इसी तरह का हम लोग गुजरात में भी बड़ौदा, सूरत, वहाँ के या गुजरात ये उड़ीसा का लोगों के लिए संगठित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ के लोग जब बाहर जाता है, यहाँ के आदमी लेकर जाने वाले सरदार जी लोग रहता है। ये सरदार लोग जो बोलता है, ये लोग किसी के साथ में उनको मिलना नहीं देता है, और वहाँ आने के बाद में क्या करना समस्या है। इसलिए बहुत बार हमको बहुत दिक्कत होता है। अभी हैदराबाद के तेलंगाना में बड़े एक्सीडेंट हो गया, उड़ीसा के लोग मर गए। हमने ट्रेड यूनियन सभी मिलकर हम लोग आंदोलन किया, एक एक व्यक्ति को 50 लाख 60 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देने के लिए। 13 लोग उड़ीसा के लोग हैं, ना आगे है ना पीछे है ना रिकॉर्ड है, आदमी तो मर गया है, एक पैसा भी उस परिवार को नहीं दे सके। इसलिए यहाँ से जब लोग जाएगा, हम उड़ीसा सरकार को भी अपील करते हैं, भैया आप लोगों ने एक अच्छी तरह का डॉक्यूमेंट बनाइए। अभी एक 10 दिन पहले मैं जब बिहार गया था, बिहार का लेबर सेक्रेटरी को, बिहार का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, बिहार का वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का सेक्रेटरी को मिला। हमने बोला आपने बिहार के लोग बाहर जा रहे, वो बिहार का लोगों ने जो बाहर जाता है उन लोगों का एक अलग डाटा बना दीजिए, नहीं तो कौन क्या होता है नहीं मालूम। अभी लेबर सेक्रेटरी स्वीकार कर दिया, वो बोला भाई साहब हम लोगों ने एक ऐप बनाएंगे, आप लोग ऐप में लोगों को जोड़िए। हमने स्पष्ट बता दिया हम करेंगे, और बिहार से जाने वालों को भी करेंगे, बाहर लोगों को भी करेंगे करके। इसी तरह का कुछ प्रयास हम लोगों ने यहाँ भी करना पड़ेगा। उड़ीसा सरकार ने भी एक ऐप बनाया है, वो ऐप में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर का ज़्यादा है, तो कुछ नया तरह का प्रयोग होना चाहिए। माइग्रेंट वर्कर के लिए काम करना एक हमारा प्राथमिकता का एक काम है, मगर भाषा का समस्या है, भाषा का समस्या है, रहन सहने का समस्या है, इसको देख करके आगे जाना पड़ेगा। तो रंजन जी, आपने बहुत वर्षों तक एबीवीपी में कार्य किया, तो उस जो अनुभव, संगठनात्मक अनुभव आपको बीएमएस में कैसे कार्यान्वित किया, कैसे आपको सहयोग किया? वो विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण हमको सामाजिक संवेदना का भाव उद्भव होता है, समाज के बारे में एक संवेदना जगता है, एक ये विषय है। ये मानसिक रूप से हमको गरीबों के बारे में सोचने का मन आता है। ये संवेदना के कारण शोषण के खिलाफ सोचने का एक विषय आता है। दुख, दरिद्रता, दयनीय स्थिति कहाँ है जल्दी समझ में आता है। एक दूसरा विषय, एबीवीपी काम करने के कारण वहाँ के एक अकेडमिक्सिया ये माइंड होने के कारण समस्या का अध्ययन करना, 4 लोगों से बात करना, 4 लोगों को बात करके उनका विषय लेना, विश्लेषण करना, समाधान ढूंढना, तो ये बात एबीवीपी के कारण आता है। विद्यार्थी परिषद में क्या है, हम लोग टीम से काम करते हैं, हर विषय टीम, इसलिए 4 लोगों को साथ में लेकर जाने का मनस्थिति, ये सभी भारतीय मजदूर संघ में आने के बाद में ये सभी क्वालिटीज़ इधर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। इस साल मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैं इंडियन वर्कर डेलीगेट था, माने मुझे एक बार सभी 11 संगठनों को नेतृत्व करने के लिए मौका मिला था। हम सभी से बात किया, कोई चिंता नहीं था,
वहाँ कमेटी में बीएमएस का आदमी एक कमेटी में था, अध्यक्ष था, उनको दिया। सेवा करके संगठन असंगठित उनको दे दिया। गोर मार्क्सिस्ट का AIUTUC का लीडर को, ये कमेटी को हम लोगों ने दिया। लोग हंसते हंसते बोले सर हम लोग कम्युनिस्ट है, आपका संगठन नहीं है। तो हमने बोला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में यहाँ कम्युनिस्ट का, आप कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, सोशलिस्ट है, हम नेशनलिस्ट है, ये नहीं है। वी आर ऑल वन एज इंडियंस। हम इंडियन वर्कर्स नाते रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कारण क्या हो गया, उन लोगों का एक अच्छी, हम लोगों का एक टीम बना। जब हमारा भारत सरकार का मंत्री जी आए थे, उनको सम्मान करना था। हमने बोला हमारा संगठन में वो ग्रुप में सबसे बड़ा उम्र में बड़े आदमी HMS का लीडर था। हमने बोला ये आपका काम है। वो बोला आप लीडर का काम है। नहीं, लीडर नहीं, लीडर अलग, बट हमारा संस्कृति में सबसे बड़ा व्यक्ति आप है एज में, सो यू हैव टू लीड। ये इस तरह करने के कारण हमारा बीच में एक अच्छा संवाद बना। ये इस तरह का काम करने का, मजदूर संघ में काम करने के कारण उस समय का काम यहाँ हमको प्रेरणा मिलता है। ये एफर्ट्स प्रैक्टिकल लाने के कारण सक्सेसफुल है। इसलिए ABVP बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो फार्मूला भारतीय मजदूर संघ में इट इज़ एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन के लिए सक्सेस फील्ड एप्लीकेशन होने के कारण वो यहाँ अच्छा वो रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए ABVP का कंट्रीब्यूशन BMS के लिए बहुत सारा हमको मदद मिलता है, बल मिलता है। जैसे हम लोगों को मतलब कई सारे ABVP बंधु मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि ABVP में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ वो सुरेंद्र जी का कारण आया। तो उसी हिसाब से BMS भी आज श्रमिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है? देखिए, बदलते हुए सिचुएशन, हम लोग सामाजिक संगठन है। ABVP हो सकता है और BMS भी हो सकता है। सामाजिक संगठन में समाज में जब टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, वो टेक्नोलॉजी को हम ठीक समझकर संगठन के साथ में हम लोग जोड़ना पड़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड का पहले कितने लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे। आज सर्वसाधारण में एक दो भी आता है, फ़ोन करते हैं, कपड़ा बेचता है, करता है, सब्जी बेचने वाला तीसरी मंजिल लोगों से बात करता है, ये ठेला से बेचता है। ये सभी कोविड का पहले नहीं था। भारतीय समाज में इसको अंग्रेजी में अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं अडाप्टेबिलिटी। माने कुछ भी होता उसको स्वीकारने का, करने का मन है, मगर ट्रेड यूनियन में वही आना चाहिए। अब ट्रेड यूनियन में जब आएंगे, तीन तरह का काम लोग हैं। हाईली एडवांस पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉइज है, डिफेंस सर्कल एम्प्लॉय है, बैंक एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हाईली पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को उनके लिए वो टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करता है, ईमेल चूज करता है, प्रेजेंटेशन उपयोग करता है, इसलिए यूनियन वो आना चाहिए। सेकेंड लेवल पर लैंड के उसको बहुत देना लेना देना कुछ नहीं है, इसलिए उन लोगों का लगता है भाई जो है वो रिपोर्ट आधार पर काम करता है। तो ये एक सेकंड। थर्ड विषय जो है मास है, मासेस को बहुत ज़्यादा केवल वो देखता है, मेरा फोटो आया, मेरा यूनियन को फोटो आया। ये तीन तरह का जो मजदूर कर्मचारी लोग हैं वर्कफोर्स में, इनको हम फुलफिल करना माने ट्रेड यूनियन टेक्नोलॉजी रीति से अपडेट होना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हम जाएंगे, वहाँ हर विषय लोगों ने बैठ के एकदम लैपटॉप में नोट्स लेते रहता है। हम लोग कितने दिन पेज में लिखेंगे, पेज में लिखे फिर उसको राइट, इसीलिए हम लोगों को स्टाइल भी बदलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। इसीलिए BMS में भी हम लोग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया। ये एक 10 साल पहले भारतीय मजदूर संघ का सबसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिन लोगों का उम्र 65 साल का ऊपर है, हम उन लोगों को टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दिया। हमारा संगठन का बड़े लीडर्स का बड़ापन है, वो सब लोग सीख लिया। इसलिए टेक्नोलॉजी को देखकर हम डरना नहीं है। ट्रेड यूनियंस टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है, मगर टेक्नोलॉजी मनुष्य का गुणों को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए सहज प्रेम, आत्मीयता, बातचीत करना, स्नेह, संवाद, ये सब चलेगा। काम को गति देने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। BMS अडैप्टेबिलिटी है। हम ABVP पे भी सक्सेसफुल हुआ है, भारतीय मजदूर संघ में भी सक्सेसफुल होंगे। रंजन जी, उड़ीसा BMS को आप कैसे देखते हैं? उनका कार्य राष्ट्र स्तर पे कैसे देखते हैं? देखिए, उड़ीसा का काम का एक स्पेशलिटी है। उड़ीसा काम को दूसरे एंगल में देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ के गरीबी एक अलग टाइप का है। उड़ीसा का एक बड़ा आत्मीयता रहता है। यहाँ पुरुष और महिला का बीच में बाकी प्रदेश जैसे नहीं रहते, यहाँ सहज आत्मीयता।
ये जगन्नाथ के परंपरा, जगन्नाथ संस्कृति के कारण एक सहोदरत्व भाव यहाँ ज़्यादा रहता है, भ्रातृत्व भाव बोलता है। इसलिए यहाँ के पोटेंशियलिटीज अलग है और यहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है। माइनिंग क्षेत्र है, स्टील का है। आप बीएमएस का काम देखें तो हमारा काम अच्छी तरह का स्टील में है, माइनिंग में है, नालको में है, कोयला में है और इस तरह जगह जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में है, तो ये राउरकेला स्टील प्लांट में है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर जो सैलरी सेक्शन है उसमें भी काम अच्छा रहता है, जैसे सर्विस सेक्टर में काम अच्छा रहता है। एक तरह की उड़ीसा भारतीय मजदूर संघ में एक ट्रेंड दिया है हमारा आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो ब्लॉक लेवल पर, निचले लेवल पर काम लेकर चले गए। आज एक आंगनवाड़ी एक मोस्ट पावरफुल ट्रेड यूनियन नाते एमर्ज हो गया इधर। बाकी सरकारों ने, आपका नवीन पटनायक सरकार हो सकता है, कोई सरकार हो सकता है, इनके सामने झुकना ही पड़ा। तो वो उनका जो एक तरह की संघर्षशीलता एक नया डायमेंशन दिया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने आशा इसका यहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर का आंदोलन देश में एक बड़ा प्रेरणा दिया है। जब लोगों ने इतना ठंड में आकर आंदोलन, रास्ते में बैठते थे, नीचे सोते थे, और जब पुलिसों ने वाटर कैनन चलाया उसको स्वीकार करके उसमें लोगों ने नहाया। भारत में सबसे पहला वो महिलाओं को ऊपर जो हुआ वाटर कैनन चार्ज हुआ पानी का, एक उड़ीसा में हुआ, वो भी महिलाओं के ऊपर हुआ, वो भी हमारा बीएमएस का कभी भी डरे नहीं, डटे नहीं, खड़े हो गए। ये देश को सबके लिए एक प्रेरणा पॉइंट है। बहुत जगह हमारा भारतीय मजदूर संघ का पेपर्स में, पोस्टर्स में और सावनीर में उड़ीसा का ये आंदोलन का फोटो रहता है। सो उड़ीसा हमारे लिए एक प्रियॉरिटी, एक गौरवान्वित जगह, अच्छा सम्मान देने वाला हम लोग भारतीय मजदूर संघ है। यहाँ का लीडरशिप भी इसी तरह का आया है हमारे लिए। यहाँ से हमारा पूर्व का हमारा राष्ट्र अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी यहाँ से था, अच्छा लीडर्स यहाँ से आया, पब्लिक सेक्टर्स का लीडर जनरल सेक्रेटरी आया, एक अच्छा नेगोशिएशंस टीम का हमारे लिए आया। इस तरह के एक अच्छा ग्रास रूट लेवल से हम बढ़े हैं। हमारे संगठन को ग्रास रूट से बड़ा ही किया सरोज मित्रा करके सीनियर लीडर। ऐसा लोगों को तपस्या के कारण यहाँ बढ़ा है। देश में उड़ीसा माने एक मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्लेस हमको है। जगन्नाथ संस्कृति का बात आए तो हमारे पास खबर है कि बीएमएस अपना 21वां त्रैमासिक अधिवेशन पुरी में करने जा रहा है फरवरी 6, 7, 8, 2026 में। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, पुरी में भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन होने वाला है। देश भर में लगभग 2500 लोग डेलीगेट्स आएगा और लगा हमारे लिए लगभग 40 ऑल इंडिया फेडरेशन से 28 प्रदेशों से आएगा। हम इस बार इस अधिवेशन में लगभग एक 15 विविध देशों का डेलीगेट्स के लिए लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार उसका विदेश मंत्रालय से भी हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं, वो हुआ तो वो लोग डेलीगेट भी आएगा। देश का हमारे लिए इस अधिवेशन का स्पेशलिटी, एक बार जिस असंगठित क्षेत्र का काम से देश भर में यहाँ प्रेरणा मिलता है, उसका एक बार सारे देश को साक्षात्कार करने का एक आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार पुरी में हम लोग लिखा है। साधारणतः पूरी देश का एक बड़ा प्रेरणा केंद्र है। जगन्नाथ संस्कृति बोले, जगन्नाथ संस्कृति माने क्या? गरीबों का संस्कृति है। तो ये गरीबों का संस्कृति आने वाले दिनों में जो बदलते हुए श्रम जगत का स्वरूप के कारण हम लोगों ने एक गरीबों के उत्थान के लिए काम करना हमारा प्राथमिकता होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये हाथ चुना है। पिछली बार हम पटना चुने थे बिहार का, इस बार बिहार यहाँ चुने हैं। ये दोनों स्पष्टता है। भारतीय मजदूर संघ का फोकस पूरा असंगठित क्षेत्र, समाज में सबसे निचले व्यक्ति जिनके लिए ज़्यादा कष्ट है, वो हमारा प्राथमिकता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ चुना है। और यहाँ ये पोटेंशियलिटी भी है। उड़ीसा सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पावरफुल है। उड़ीसा भ्रातृत्व के भाव में पावरफुल है। भौगोलिक दृष्टि से खनिज संपदा अच्छा है। यहाँ के मैन पावर स्किल्स बहुत इंटेलिजेंट है। आप यहाँ से जो बाहर लोग आता है, ये स्किल का एक परिचयात्मक देना पड़ेगा हमारे लिए।
सो इस तरह का एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो सकता है, ग्रामीण स्तर का जीवन हो सकता है। ये सभी के लिए हम लोगों के लिए बोलने के लिए हम लोग ये पूरी उड़ीसा चुने। रंजन जी, उड़ीसा कई महीनों से जो श्रमिक क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर काम करते हैं। आपने कहा जो आंगनबाड़ी संगठन उड़ीसा बीएमएस का है वो अद्वितीय है। उन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया पूरा विश्व में कहीं नहीं देखा है। तो जो उड़ीसा के मजदूर हैं, उड़ीसा के जो बीएमएस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग और बढ़ाना है काम। कहना माने सिंपल बात है। जिस तरह का परिस्थिति बदलता है, जिस तरह का नया चुनौती आता है, इसके आधार पर उड़ीसा बीएमएस ने ज्यादा काम करना है। हमारा लक्ष्य क्या होता है? भारतीय मजदूर संघ एक बोलता है अंत्योदय। हमारा समाज के सबसे निचले व्यक्ति का जीवन में रोशनी लाना ये काम है। इसलिए संगठन बड़ा है, इतना बड़ा बदलाव लाने की स्थिति में है उतना नहीं है। इसलिए हम लोगों का एक ही विचार है, भारतीय मजदूर संघ भी यहाँ उड़ीसा का ज्यादा लोग जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अच्छा वेतन पाता है, वो लोग आप इस ओर देख रहे हैं। और ज्यादा समाज के हम लोगों ने सबसे निचले लोगों के लिए काम करने के लिए भिन्न भिन्न तरह का प्रक्रिया, भिन्न भिन्न तरह का योजना, भिन्न भिन्न का कार्य प्रणाली बदलना पड़ता है। यही हमारे लिए उड़ीसा बीएमएस के लिए अपेक्षा भी है, यही संदेशा है। सुरेंद्र जी, संदेश से हम जो युवा है, जो पूरा भारत का युवा, वो जो श्रमिक क्षेत्र में उनका जो मतलब स्थिति है, उनके लिए, युवा के लिए आप क्या कहें? मुझे लगता है युवा को एक ही अपेक्षा है, आप लोग जहाँ भूख है उसको देखो। सीधे हंग्री, भूखा हुआ इंसान बहुत जगह में है। इसीलिए सबसे निचले व्यक्ति लोगों के लिए शोषण बहुत ज्यादा है। मॉडर्न टाइप ऑफ शोषण आ रहा है। सो युवा शोषण के खिलाफ लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, और जिस तरह का एक तरह की सबसे निचले लोगों का जीवन में उत्थान बदलने के लिए सेवा का दृष्टिकोण भी बदलना है। ये 3 तरह का युवाओं के लिए हमारा अपेक्षा है। इसलिए जब युवा होते हुए भी अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा, मैं समझता हूँ युवा नहीं है। उमंग हो सकता है, युवा आयु हो सकता है, मगर लड़ने का स्वभाव, संघर्षशीलता, ये युवाओं का एक स्वभाव है। ये अन्याय के खिलाफ लड़ो। अन्याय का भिन्न भिन्न रूप है, अन्याय का भिन्न भिन्न रूप को पहचानना पड़ता है। मैं एक ट्राइबल एरिया में गया था, 36 सरपंच लोग आए थे। वो बोला बाप हमको रेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? हमको नहीं मालूम सर। ये एक मशीन में साइन लेता है, हस्ताक्षर करवाता है, हम लोग उसको मशीन दबाते हैं, बाद में बोलता है आपका रेशन वो ले लिया। माने ये क्या है? जो आपका टेक्नोलॉजी के आधार पर आने वाला नया तरह का शोषण है, समझना पड़ता है। लोगों को वेतन कम देने का शोषण है, महिलाओं के लिए एक तरह की नया तरह का शोषण है। ये सबके खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ, ये एक विषय है। और आप देखिए उड़ीसा में भी दारू पीता है, वो उनका स्वभाव है। मगर जिन लोगों ने एक सब मिलावटी दारू पिया, लोग मर ही गया, उसको कौन बचाना है? इस तरह का सामाजिक दोषों के खिलाफ लड़ना भी युवकों का काम है। आज भी उड़ीसा का सुदूर क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का आचार पद्धतियों में लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ दबाव होता है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए युवा के सामने इस 3-4 तरह की प्रक्रिया है। हम वही बोलते हैं, आप देखिए, समझिए, पुराना इतिहास में राक्षसों का स्वरूप होता था, अलग अलग माया रूप बनी के आता था। आज का दिन में अन्याय, शोषण, गरीबी नया तरह का आ रहा है, उसको पहचान करके खिलाफ लड़ना। सुरेंद्र जी, आपने अपने व्यस्त बहुल जीवन से मजदूर माइक के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए मजदूर माइक की ओर से आपको ढेर सारे धन्यवाद और शुभकामनाएं। मजदूर माइक का सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। ये हमारा एक, आपने भी हमको एक मौका दिया, इसीलिए आपके लिए धन्यवाद। प्रणाम सर। साथियों, आप सुन रहे थे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन जी से। दर्शक बंधु, प्रकृतरे
आजिर अध्याय एक स्वतंत्र अध्याय थिला। समग्र भारत जो श्रमिक समस्या को देखुची आजिर पॉडकास्ट निश्चिंत भाव आपण समस्त गोटे प्रेरणादायक अध्याय हेतु। दर्शक बंधु पुणी थे आगामी अध्याय आउ जड़े अतिथि सहित साक्षात हेब। से पर्यंत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।